हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और आपने अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कंटिन्यू किया है। आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव के गत वर्षों के पिछले सालों के जो क्वेश्चंस हैं उनको डील करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हट चुके हैं इन बोर्ड परीक्षाओं वाले, लेकिन जो सवाल मैं आपको करवाऊंगा उनके जो न्यूमेरिकल हैं उन पैटर्न को समझ लीजिएगा, उस पैटर्न को फॉलो कर लीजिएगा। उसी तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, और वैसे भी इसमें 3 तरीके का ही तो पैटर्न है। मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव से ही आता है, ठीक है। देखिए 2014 का पेपर है, इसके अंदर 3 सवाल पूछे गए, 1-1 नंबर के 2 और 2 नंबर का 1। यही पैटर्न इस बार भी है, 1-1 नंबर के 2 और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन है। 8वां और 9वां सवाल है। देखिए 8वां सवाल एक न्यूमेरिकल है और एक ठीक ठाक न्यूमेरिकल है। इस तरीके का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, आपको दिखाई देगा। देखिए क्या बोल रहा है, 0.12 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है। 2014 का पेपर 8वें नंबर का सवाल, द्रव्यमान दिया हुआ है 0.12 किलोग्राम गेंद का और जिस चाल से वो गति कर रही है वो है 20 मीटर प्रति सेकंड। इसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होती है बच्चों h/p, जिसे आप लिख सकते हैं h/mv। h का मान 6.6 तो वैसे दिया हुआ है, आप वही यूज करेंगे। 10 की घात -34 जूल सेकंड हो जाएगा। m का मान कितना 0.12 और v का मान 20 दिया हुआ है। सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी मान आए मात्रक क्या लगा देंगे, मीटर लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये आपको सॉल्व करना है, सिंपल सा सवाल था। 9वां सवाल देखिए, ये वाला सवाल मैंने लास्ट वीडियो में करवाया है। 2 धातु की प्लेट P तथा Q के लिए अंतक विभव V0 तथा आवृत्ति ν के बीच में वक्र दर्शाया गया है। इनमें से किस धातु की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य और कार्यफलन अधिक होगा। आपको पहले तो ये बताना है कि कौन सी का कार्यफलन अधिक होगा, V0 और आवृत्ति के बीच में 2 ग्राफ, ये एक P के लिए और एक Q के लिए। हाँ भाई, और इस तरफ आवृत्ति ऐसा आगे बढ़ रही है, ठीक है। बोल रहा है सबसे पहले कि तरंग दैर्घ्य और कार्यफलन किसका अधिक होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्यफलन की। तो आप सभी को पता है इसके लिए आवृत्ति ν0 होगी और इसके लिए आवृत्ति ν01 और इसके लिए ν02, ठीक। अब गौर कीजिएगा कि इसके लिए दहली आवृत्ति का मान ज़्यादा है। अगर दहली आवृत्ति इसकी ज़्यादा है तो कार्यफलन भी किसका ज़्यादा होगा, Q का ज़्यादा होगा। तो हम क्या लिखेंगे, कार्यफलन फाई किसका, Q का ज़्यादा है। कार्यफलन किससे, P से। ये बात ध्यान रखो, आपको सिर्फ बताना ही है। तो Q का कार्यफलन P से ज़्यादा है, पहला सॉल्यूशन। तरंग दैर्घ्य किसकी ज़्यादा होगी, तो ये बात समझिए, अगर ये आवृत्ति ज़्यादा है तो ये तरंग दैर्घ्य कम होगी। ये मैंने लास्ट टाइम बताया था, ठीक है। तो तरंग दैर्घ्य किसकी ज़्यादा हुई, तो हमने बोला इसके लिए दहली आवृत्ति कम है, इसके लिए इसकी दहली तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी। तो हमने लिखा तरंग दैर्घ्य वो भी किसकी, P की ज़्यादा है, किससे, Q से, ठीक है। इतना ही था सवाल, सिंपल सा है, कर लीजिएगा। चलिए, ये इतना ही क्वेश्चन था। ये 2014 के 1-1 नंबर के 2 सवाल। एक जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लगभग सभी चैप्टर के काम कर चुके हैं, सिर्फ 3 यूनिट बची हैं जिसके लिए मेरे को मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने हैं, जो मैं बता दूंगा। 3 नहीं, अब तो 2 ही बची हैं। हाँ, अब एक सवाल 20वें नंबर का आया है। हाँ भाई, ये भी एक न्यूमेरिकल है और बोर्ड एग्जाम के अंदर बच्चे मेरे को बार बार पूछते रहते हैं कि सर न्यूमेरिकल कौन से चैप्टर से आएगा। मैंने बहुत बार बच्चों को बोला है कि ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन तो भी मैं आने वाले एक आध वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कौन से चैप्टर से आ सकता है। लेकिन इसके लिए थोड़ी सी स्टडी और करनी पड़ेगी, ठीक है। देखना पड़ेगा, पैटर्न को थोड़ा सा और समझना पड़ेगा। हाँ भाई, 2014 का 20वां सवाल क्या बोल रहा है, 6 × 10 की घात 14 हर्ट्ज आवृत्ति का एक वर्णीय प्रकाश। हाँ भाई, प्रकाश की आवृत्ति दी हुई है, कितना, 6 × 10 की घात 14 हर्ट्ज, ठीक है।
एक वर्णीय प्रकाश स्रोत प्रति सेकंड 2 गुणा 10⁻³ जूल ऊर्जा उत्सर्जित करता है। कितनी ऊर्जा प्रति सेकंड उत्सर्जित करता है? ऊर्जा प्रति सेकंड E/T शायद पावर होता है, जूल पर सेकंड पावर ही तो होता है। कितना दे रखा है? 2 गुणा 10⁻³ जूल ऊर्जा। ठीक है, ये प्रति सेकंड हो गया, तो ये जूल पर सेकंड लिख देता हूं मैं। 1 सेकंड में इतनी जूल ऊर्जा जा रही है। तो स्रोत द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या P = स्मॉल n × E बताया था मैंने। प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की ऊर्जा स्मॉल n क्या हो जाएगा? ऐसा। ठीक है, थोड़ा समझते हैं। P का मान कितना और इसका मान कितना, तो हम लिखें P/, क्या बच्चों, ये E क्या होता है? h होता है। जो P आपको दिया हुआ है आप ये लिखेंगे 2 गुणा 10⁻³ और न्यू का मान कितना, सॉरी ये आएगा 6.62 गुणा 10⁻34 गुणा 6 गुणा 10⁻14। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या होगी बच्चों। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान में ही रख लो। ठीक है, P = NE से काम करोगे। ये जो दिया हुआ होता है प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा, वो पावर होती है, ये बात ध्यान में रखें। या तो यहाँ पे वाट भी लिख सकता था, कोई बड़ी बात नहीं, आपकी बुक में ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। चलिए, तो ये 2014 का काम था। अब 2015 में चलते हैं। 2015 में किस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं? वापस से 8वां 9वां और 20वां सवाल है 2015 के अंदर। देखिए क्या बोल रहा है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के संदर्भ में निरोधी विभव को परिभाषित कीजिए। बच्चों ये वाली चीज ध्यान में ही रखो। निरोधी विभव, दहली आवृत्ति, कार्यफलन, ये परिभाषा पूछी ही जाती है। निरोधी विभव क्या होता है? वह विभव या फिर कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है, क्या कहलाता है? निरोधी विभव या फिर अंतक विभव या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, पता चल गया। 9वां देखिए क्या बोल रहा है। एक धातु का कार्यफलन, एक धातु का कार्यफलन कितना है? 3.31 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल, 3.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी दहली आवृत्ति की गणना कीजिए। दहली आवृत्ति h0 = 3.31 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19, ये निकालना है। कितना होगा? समझ में आ गया होगा। h का भाग लगेगा। h कितना? 6.62 गुणा 10⁻³ कितना? -34। इससे इसको काट दो 2 बार जाएगा, है ना, और इससे इसको काट दो तो 0.8 बार जाएगा। जो भी मान आएगा उसे किस में? हर्ट्ज में लिख दीजिएगा। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये था 8वां और 9वां सवाल। अब इसका 20वां सवाल देखो। हाँ भाई, डी ब्रॉगली की परिकल्पना लिखिए। डी ब्रॉगली की परिकल्पना सभी को पता होनी चाहिए। क्या भाई, क्या थी बच्चों? कि जिस प्रकार प्रकाश द्वैत प्रकृति अर्थात तरंगे प्रकृति के साथ साथ कणीय प्रकृति को भी प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार कुछ गतिशील द्रव्य कण ऐसे होने चाहिए जो कि तरंगे प्रकृति के कणीय प्रकृति के साथ में तरंगे प्रकृति से भी संबंधित हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य का सूत्र हमें प्राप्त करना नहीं है, इस बार कोर्स का भाग रहा नहीं है ये, लेकिन ये जरूर ध्यान में रख लीजिएगा λ h/P होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखें। चलो, ये 20वां सवाल था। तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य एक ठीक ठाक सवाल है ना। फिर 2016, इसमें 2-2 नंबर के 2 सवाल पूछे गए हैं, 19वां और 20वां। देखिए
क्या बोल रहा है। 19वां सवाल एक न्यूमेरिकल है और इस तरीके का न्यूमेरिकल आ जाए तो हमारे लिए बेहतर ही है। देखो इस चैप्टर में से अगर न्यूमेरिकल आता है तो फिक्स है, E बराबर एच न्यू का आएगा, फिर फाई बराबर एच न्यू नॉट का आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फिर और क्या आ सकता है, E बराबर एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। समझ गए ना, वो कौन सा था, प्रकाश विद्युत समीकरण है आइंस्टीन वाला, उसके ऊपर से आ जाएगा। 19वां देखिए, सीजियम धातु के लिए दहली आवृत्ति ये 19वां है, दहली आवृत्ति 5.16 गुणा 10 की घात 14 ये हर्ट्ज है। कार्यफलन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सा है, कार्यफलन तो सिंपल हो गया भाई, क्या एच न्यू नॉट, और जब आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना हो तो इसमें भाग लगा दो, किसका, ई का। तो अब ये कार्यफलन किस में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एच का मान 6.62 गुणा 10 की घात -34, न्यू नॉट 5.16 गुणा 10 की घात प्लस का 14, और ई का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19। ठीक है, इसको सॉल्व करो, मेरे हिसाब से काम बैठ जाना चाहिए। 16×3 = 48, नहीं 1664, भाग तो देना ही पड़ेगा भैया अच्छे से, है ना। और जो भी मान आए वो किस में लिखोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखोगे आप। अगला देखिए, निरोधी विभव किसे कहते हैं, ये लास्ट वाले बोर्ड में भी आया था। अंतक विभव या निरोधी विभव ध्यान में रख लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। एक समान आवृत्ति, अब ये सवाल पढ़ो, एक समान आवृत्ति तथा भिन्न तीव्रताओं के दो आपतित विकिरणों के लिए प्रकाश विद्युत धारा का पट्टिका विभव के साथ आलेख खींचिए। ग्राफ बनाना है, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ, और उसका एक नंबर है। एक निरोधी विभव की परिभाषा का एक नंबर है और एक ग्राफ का। तो विभव V और धारा, प्रकाश विद्युत धारा लिखिएगा, हिंदी में मैं अभी लिख देता हूं, लेकिन आपको प्रकाश विद्युत धारा ही लिखना है। क्या बोल रहा है, आवृत्ति समान है, आवृत्ति समान है तो निरोधी विभव समान है, और तीव्रता जो है वो अलग अलग है ना, दो भिन्न भिन्न तीव्रता है, तो फिर संतृप्त धारा भी भिन्न भिन्न होगी। तो निरोधी विभव तो एक लो और संतृप्त धारा अलग अलग लो। तो ये I1 और ये I2, I2 का मान ज़्यादा है किससे, I1 से, तीव्रता है ये, धारा नहीं है। और यहाँ पे निरोधी विभव V0 लिख लो। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि क्या लिख लो, अगर थ्योरी भी लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा, अदरवाइज लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। ध्यान में रखो कि अगर आवृत्ति समान है तो निरोधी विभव समान है, और तीव्रता भिन्न भिन्न है, अतः संतृप्त धारा का मान भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, हाँ, और आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण है ना, उससे मैं आपको हर बार एक चीज बताता हूँ, E बराबर एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, जिसको E की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एच न्यू लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, EV0 लिख सकते हैं, ये ध्यान में रखना। दूसरा, अगर मैं इसको चेंज करूं, HC डिवाइडेड बाय लैम्डा, इसको लिखेंगे HC डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट, और इसे लिखेंगे क्या, ये ऐसा कैसा है, या तो हाफ mv स्क्वायर मैक्सिमम या फिर EV0। ठीक है, ये बात ध्यान में रखो। क्या हो रहा है बच्चों, अगर आप तरंगदैर्घ्य को बढ़ाते हैं, आपतित फोटोन की तरंगदैर्घ्य बढ़ाओगे तो फिर आवृत्ति कम हो जाएगी, फोटोन की आवृत्ति कम हो जाएगी, तो इस पे कोई प्रभाव कभी नहीं पड़ेगा। किस पे प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर अगर आवृत्ति कम हो गई है तो फिर ये भी कम हो जाएगी। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम हुई तो इसका मतलब सीधा प्रभाव वेग पर पड़ा, V मैक्सिमम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब निरोधी विभव भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गौर कीजिए, तरंगदैर्घ्य को बढ़ा रहे हैं, आवृत्ति कम हुई, आवृत्ति कम हुई तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कम हुई, उसका वेग भी कम हुआ, निरोधी विभव भी कम हुआ। फिर उल्टा करो, आवृत्ति को घटाने पर क्या होगा,
फोटोन की तरंग दैर्घ्य को घटाने पर फोटोन की आवृत्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फोटोन की आवृत्ति बढ़ गई है तो फिर उसकी गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उसका वेग भी बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो निरोधी विभव भी बढ़ेगा। अब ये सारी चीजें पूछ लेता है ना, एक को चेंज करवाएगा और पूछेगा कि इसमें या इस पे क्या प्रभाव पड़ा, ये पूछता है, सवाल देखोगे आप। तो ये पैटर्न हमेशा ध्यान में रखिएगा, इस पैटर्न को कभी मत भूलना, ठीक है। चलिए दो 2017 8वां 9वां और 20वां सवाल इसमें। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत हमारे कोर्स का भाग नहीं रहा। फिर 9वां देखिए, एक इलेक्ट्रॉन अल्फा कण और एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जाएं समान हैं तो इनमें से किस कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगी। हालांकि नहीं आना चाहिए क्योंकि इनके लिए सारी चीज़ें हटा दी गई है, लेकिन तो भी सवाल बेसिक डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का ही है तो मैं काम कर सकता हूँ। देखिए आप सभी को पता है तरंग दैर्घ्य, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य और गतिज ऊर्जा में एक संबंध है √2m के। क्लियर है ये बात। तो अब क्या बोल रहा है, सभी की गतिज ऊर्जाएं समान है, ये समान है तो फिर तरंग दैर्घ्य निर्भर कर रही है किसके ऊपर, द्रव्यमान के ऊपर, ठीक है। अगर k को कांस्टेंट मान लिया जाए, समान है तो इसका मतलब नियत है सभी के लिए, तो फिर तरंग दैर्घ्य जो है वो द्रव्यमान पे निर्भर कर गई। क्लियर है ये बात। जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी, ध्यान में रखना। और हमें अधिकतम तरंग दैर्घ्य निकालनी है तो हमें वो देखना है कि जिसका द्रव्यमान सबसे कम है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है। चलिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me कितना, 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। आपके लिए लिख रहा हूं, वैसे लिखने की आवश्यकता है नहीं। प्रोटॉन का द्रव्यमान mp कितना, 1.6 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। फिर अल्फा कण का द्रव्यमान 4 गुणा प्रोटॉन का द्रव्यमान। सबसे ज्यादा द्रव्यमान अल्फा कण का, उससे कम प्रोटॉन का और सबसे कम क्या, इलेक्ट्रॉन का। तो हमने लिखा, समझना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है किससे, प्रोटॉन के द्रव्यमान से, और प्रोटॉन का द्रव्यमान कम है किससे, अल्फा कण के द्रव्यमान से। इसका मतलब तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसकी है, इलेक्ट्रॉन की, उससे कम प्रोटॉन की और सबसे कम अल्फा कण की। अधिकतम लिख दीजिएगा इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य, ठीक है। इस तरीके से काम कर सकते हैं, हालांकि ये आना नहीं चाहिए तो भी मैंने बता दिया। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था बच्चों। फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव किन दो कारकों पर निर्भर करती, प्रकाश विद्युत धारा किन दो, देखो बच्चों, एक तो किस पे, आपतित फोटोनों की संख्या पर, मतलब आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। दूसरा आरोपित विभव पर, है ना, एनोड एवं कैथोड के मध्य आरोपित विभवांतर पर लिख दीजिए, ठीक है। लाइट लो वापस से चली गई है। कल से आज तक लाइट जो है ना वो पूरे 10 घंटे गई है बच्चों, 10 घंटे। ये यूपी है, उत्तर प्रदेश, भगवान ही बचाए। मुस्कुराइए हैं, योगी जी के राज में है। सोचो 10 घंटे किसे कहते हैं। मेरे को राजस्थान में याद नहीं कि 10 घंटे दीपावली के टाइम पे भी कटौती की होगी। रात को लगभग 12 बजे के आसपास लाइट गई है और सुबह 8 बजे के आसपास हुआ ही है, 12 से 8। हाँ देखिए 2017 और ये एक मिनट, पूरक परीक्षा का सप्लीमेंट्री का है, 7वां 8वां और 21वां सवाल पूछा गया है। 7वां, दहली आवृत्ति की परिभाषा क्या है भाई। दहली आवृत्ति आप सभी को पता है, वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने हेतु आवश्यक होती है, दहली आवृत्ति कहलाती है। फिर अगला क्या पूछ रहा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में अंतक वोल्टता, अंतक वोल्टता मतलब बच्चों निरोधी विभव कितना, 1.5 वोल्ट है। उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, लो गतिज ऊर्जा, बहुत सिंपल हो गया, EV0 लिखते हो क्या, 1.6 गुणा 10, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थोड़ी ज्ञात करना है,
10 की घात -19 ई का मान, इसको गुणा करो 1.5 से और जो भी मान आए लिख देना जूल, या फिर आप डायरेक्ट लिख दो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोई गलत नहीं निकाल सकता, ई से गुणा हो जाएगा ये, तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसा सवाल आ गया तो बस कुछ करना ही ना पड़े। अब 21वां सवाल देखो, 49 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य और संवेग निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पता चल गया क्यों नहीं है, पता चल गया होगा। हाँ भाई, वैसे निकाल सकते हो, मैं बता देता हूँ। लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या, 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय √v। ठीक है, जैसे ही तरंग दैर्घ्य आ जाए, ये निकाल लोगे 7 हो जाएगा, 49 का 7 हो जाएगा, भाग लगा लीजिएगा। जैसे ही तरंग दैर्घ्य आ जाएगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय p भी होता है, तो p इज इक्वल्स टू क्या कर देना, h डिवाइडेड बाय लैम्डा कर देना, लेकिन ये आएगा नहीं। ठीक है, चलो तो ये हो गया, ये सवाल आएगा नहीं तो इसकी प्रैक्टिस करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। एक मिनट, इसमें एक अथवा का सवाल भी है जो रह गया था, और ये आएगा, ये अथवा वाला सवाल देख लो। ये इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य है, अल्फा पार्टिकल की तरंग दैर्घ्य, ये नहीं आएंगे बच्चों। वो जो गतिज ऊर्जा वाला था वो आ सकता था, क्योंकि उसके अंदर तरंग दैर्घ्य नहीं पूछी गई थी, उनमें तुलनात्मक अध्ययन देखा गया था। हाँ भाई, 21वें का अथवा वाला भाग है, 7.21 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश धातु पृष्ठ पर आपतित होता है। हाँ भाई, इतनी आवृत्ति का प्रकाश मतलब आपतित फोटोन की आवृत्ति है बच्चों, 10 की घात 14 हर्ट्ज। ठीक, इस पृष्ठ से 6 गुणा 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड की उच्चतम चाल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इस चाल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, कितने से, 6 गुणा 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड से बाहर निकला। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए दहली आवृत्ति का मान ज्ञात करो। भाई साहब, ये सवाल बहुत लंबा नहीं दे दिया है इन्होंने, लंबा क्या, निहायत ही लंबा दिया है। दहली आवृत्ति, लो कैलकुलेशन तुम्हारे जिम्मे है भाई, कैसे काम करोगे मैं बता देता हूँ। पहले तो ये न्यू दिया हुआ है तो इससे निकालो ई बराबर क्या, h न्यू, निकाल लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आ चुका, ये क्या होगा, 6.62 गुणा 10 की घात ये मैं क्या लिख रहा हूँ, -19 कैसे दिमाग रह रहा है, 10 की घात -34 गुणा 7.21 गुणा 10 की घात 14, और यहाँ पर ऊर्जा है जूल लगा लीजिएगा, ई आ चुका। फिर इससे गतिज ऊर्जा निकालो, के मैक्सिमम या के ई मैक्सिमम, ½ mv² मैक्सिमम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 m का मान 9.1 गुणा 10 की घात -31 v का मान जो दिया हुआ है 6 गुणा 6, और इसका स्क्वायर करोगे तो 10 की घात 10 लिखिएगा, 25 मत बढ़ा देना। ठीक है, तो ये गतिज ऊर्जा आ गई, ये फोटोन की ऊर्जा आ गई। तो आप क्या लिखेंगे, E इज इक्वल्स टू फाइनॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो पहले कार्यफल निकालो, E माइनस के ई मैक्सिमम, E का मान यहां से उठा करके पटको और के ई मैक्सिमम का ये मान उठा करके पटको, फाइनॉट आ जाएगा, ये फाइनॉट आ जाएगा। ठीक है, जो भी फाइनॉट आया वो क्या होता है, h न्यू नॉट होता है, तो न्यू नॉट निकलेगा नहीं निकलेगा। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए ऊपर वाला सवाल दिया था आपके सामान्य ज्ञान को देखते हुए कि आप में कितना लॉजिक है। छोटा सवाल ऊपर वाला पड़ता, लेकिन अब तो ये कोर्स का भाग ही नहीं है, लो देवता हूँ। और मैं आपको यही कह रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा सवाल आया ना तो यही पैटर्न फॉलो होगा, इसके अलावा और कोई पैटर्न है नहीं। तो ये था 2017 पूरक परीक्षा। 2018 देखिए, 7वां 8वां और 26वां सवाल है। 18 के अंदर सवाल का पैटर्न अच्छा था। देखिए, किसी धातु के लिए कार्यफलन से क्या तात्पर्य है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने हेतु आवश्यक होती है, कार्यफलन। फिर 10 की घात 4 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करो। भाई थोड़ी देर पहले बताया था, हालांकि ये सवाल करने की आवश्यकता नहीं है, इस बार के कोर्स का भाग नहीं है। ठीक है, फिर 26वां सवाल देखते हैं। इतना 26वां कैसे लिख लिया मैंने,
नहीं, रुको बच्चों, देखते हैं इसके अंदर सवाल देखते हैं। ओके, 22वां सवाल है, 26वां नहीं 22वां सवाल है, गलती से लिख लिया वो। आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण व्युत्पन्न कीजिए, इसकी सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिख करके ये आओगे ही आओगे, ये लिख करके आओगे ना, ये नहीं छोड़ना है, ठीक। और फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझा दीजिएगा कि दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आना चाहिए, नहीं तो फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव संभव नहीं होगा। फोटोन के आपतन और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में किसी प्रकार की कोई समपश्यता नहीं होती। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अथवा प्रकाश विद्युत धारा का मान जो है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, आवृत्ति पे निर्भर नहीं करता। ये 3 पॉइंट तो इंक्लूड करके ही आना है, ठीक है। तो ये था, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख लिया, इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। आगे है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे 7वां और 26वां 2018 के सप्लीमेंट्री में। हाँ भाई, 7वां और 26वां मतलब 1 नंबर का सवाल और 3 नंबर का सवाल। वाह, 7वां क्या है? निरोधी विभव। देखो तीसरी बार आ रहा है ये निरोधी विभव, कितना इंपॉर्टेंट है। 7वां निरोधी विभव हो गया। देखो 26वां देखो आप, तो 26वां सवाल क्या बोल रहा है? डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। देखो ये भी कितनी बार आ चुकी है, शायद ये भी दूसरी या तीसरी बार आई है। द्रव्य तरंगों के लिए संबंधित डी ब्रोगली परिकल्पना लिखिए। बच्चों इस बार के लिए भी ये सवाल याद ही कर लीजिएगा अच्छे से। इसके आधार पर गतिशील आवेशित कण तथा अनावेशित कण के लिए तरंगदैर्घ्य का सूत्र लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने निकाला था, वो सभी के लिए काम करेगा। h इजिकल्स टू क्या, सॉरी लैम्डा इजिकल्स टू h डिवाइडेड बाय p। ये हमेशा ध्यान में रखना, ये काम करेगा ही करेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए नहीं, इस पैटर्न के सवाल के लिए इतना ही। 2018 भी कंप्लीट। अब देखो 2019, इसमें 3 सवाल आए हैं, 8वां 9वां और 20वां। 8वां देखिए, दहली आवृत्ति, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। डेविसन जर्मन प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था का चित्र बनाइए, जो इस बार नहीं आएगा। फिर 20वां देखिए, 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य 12.27 गुणा 10 की एंगस्ट्रॉम या 10 की घात -10 डिवाइडेड बाय √v। लेकिन इस बार का सवाल नहीं है। चलो 2019 भी हो गया, ऐसे हो जाने चाहिए पेपर। फिर देखो 20वां, मतलब 2020 में 8वां 9वां और 26 है। 8वां 9वां और 26 गलत लिख दिया, दिखता है इसमें भी शायद मैंने। डेविसन जर्मन प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रॉन की क्या कणीय प्रकृति के साथ में तरंगीय प्रकृति को भी प्रदर्शित करना, ये इलेक्ट्रॉन की तरंगीय प्रकृति को प्रदर्शित करना। 9वां देखो, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत इस बार कोर्स का भाग नहीं रहा। 26वां जैसा मैंने लिख रखा है, शायद गलत भी लिख दिया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, 26वां सही लिखा है इसका मतलब। हाँ 26वां देखो, डी ब्रोगली परिकल्पना से बोर के द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या। हाँ, बोर के द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या और n बराबर 10 की हाँ नहीं बच्चों, ये कैसे हो सकता है? 1 मिनट रुके, डी ब्रोगली देख करके मैंने 26वां लगा दिया, दिखता है ना। बाईस अभी उसे कहिए। 20वां सवाल है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश की तरंग सिद्धांत के आधार पर क्यों नहीं की जा सकती? कोई 2 कारण लिखिए। पहला कारण देखो, उल्टा कर दो। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उल्टा करना है। क्या? प्रकाश विद्युत प्रभाव में बोलता है कि प्रकाश विद्युत धारा निर्भर करती है किसके ऊपर? आपतित प्रकाश की तीव्रता के ऊपर, ठीक है। आप उल्टा कर दो, तीव्रता को हटा करके आवृत्ति कर दो। तरंग सिद्धांत के अनुसार या चिर संबंध तरंग सिद्धांत के अनुसार आपतित प्रकाश प्रकाश विद्युत धारा जो है वह आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। आवृत्ति को बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता, ठीक है। यह तीव्रता पर निर्भर करती है, या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। पहला,
दूसरा क्या, समय पश्यता वाला दे सकते हैं। समय पश्यता में क्या बोलोगे कि तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगाग्र के रूप में किसी सतह पर आपतित होता है एवं आपतित प्रकाश की ऊर्जा तरंगाग्र में समान रूप से विभाजित होती है। ऐसी स्थिति के अंदर प्रकाश के आपतन और धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कुछ न कुछ समय पश्यता होनी चाहिए थी, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। आपतित प्रकाश के या प्रकाश के आपतन एवं धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में किसी प्रकार की कोई समय पश्यता नहीं होती। ठीक है, ये दूसरा लिख सकते थे। एक आप क्या लिख सकते थे, तरंग सिद्धांत बोलता है कि तीव्रता को बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा में वृद्धि होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। तीव्रता का गतिज ऊर्जा से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आवृत्ति का लेना देना है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि तरंग सिद्धांत के अनुसार आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या थी, कमियां रही, ड्रॉबैक रही। 2 लिखने थे, 1-1 नंबर का काम हो जाता। ठीक है, ये भी मेरे को शायद सही ही करना पड़े। मैंने 26वां दी ब्रोगली को देखते हुए 26वां लिख दिया है ना, तो 20वां था और ये 26 कर लो। चलिए, तो इसमें भी देखें क्या, पूरक परीक्षा वाला और देख लो। इसमें मैंने लिख नहीं रखा है, तो एक बार ढूंढना पड़ेगा बच्चों पूरक परीक्षा में। डी ब्रोगली परिकल्पना आई है और प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं आपतित प्रकाश की तीव्रता के मध्य आरेख। अब देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव ने प्रकाश विद्युत धारा होना चाहिए। नीचे इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, ड्रा द ग्राफ बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। कैसा सीधा लाइन जाता है ऊपर की ओर। तो 8वां तो हो जाएगा। 9वां डी ब्रोगली परिकल्पना ध्यान में रखिएगा। फिर कौन सा सवाल आया है, 20वां सवाल आया, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, निरोधी विभव की परिभाषा। लो, चौथी बार आ गया। ठीक है, सप्लीमेंट्री में। लेकिन सप्लीमेंट्री के पेपर का सवाल इतना खैर मायने नहीं रखता है, तो ध्यान में रखो, निरोधी विभव, कार्य फलन और दहली आवृत्ति, ये 3 परिभाषाएं मैंने आपको बताई भी थी। इनमें से सामान्यतः पूछी जाती हैं, इन तीनों में से एक तो पूछ ही लेगा। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा भी सामान्यतः पूछी गई है, और आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव और डी ब्रोगली का सिद्धांत परिकल्पना, वो ध्यान में रख लीजिएगा, काम बैठ जाएगा इस चैप्टर का। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।